मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह। हम लोग हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत 1900 से 1980 तक का समय है। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल भी कहा है। एक बात आपको पीछे ले चलते हैं कि हमने जब काल विभाजन बताया था तो प्रत्येक के भाग भी बताए थे। जैसे हम लोगों ने भक्तिकाल की काव्य धाराएं पढ़ी, रीतिकाल के भाग पढ़े, वैसे ही आधुनिक काल के भारतेंद्र युग, द्विवेदीय युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इसके आगे और भी है साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, तमाम आंदोलन है, उनको आवश्यकता नहीं है, हम लोग इन सबको पढ़ेंगे। उसके पहले आधुनिक काल को जान लें। आधुनिक काल को भी विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा? गद्य काल। अब ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? तो आपको उत्तर क्या देना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न ये बनता है कि आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? तो आपको उत्तर देना है, आधुनिक काल को वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा। मिश्र बंधु मैं कल भी बता चुका था, ये सिंगल व्यक्ति नहीं है, इसमें 3 भाई हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये 4 भाई थे, लेकिन वो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी नहीं आते हैं। आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा और गणपत चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल कहा। यद्यपि हम लोग पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, लेकिन आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल क्यों कहा, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेना बड़ा ही आवश्यक है। कैसे? गद्य काल, गद्य शब्द से ही लग रहा होगा कि इस काल में गद्य का जन्म हो चुका था, और वो भी बड़े ही व्यवस्थित तरीके से। इसके पहले हम देखेंगे कि पूरे आदिकाल में कोई गद्य की रचना नहीं मिली, कोई भक्तिकाल में कोई रचना नहीं मिली, उसी तरह रीतिकाल में भी कोई गद्य रचना नहीं मिली। आधुनिक काल में गद्य का बीजरोपण होता है, और वहीं से गद्य के विकास के कारण ही आचार्य शुक्ल ने इसका नाम गद्य काल रखा। थोड़ी सी जानकारी ये आवश्यक बन जाती है कि गद्य का जो छुटपुट रूप था वो ब्रजभाषा गद्य में मिला। और कहाँ मिला? भक्ति काल में। आपको पता होगा कि वल्लभाचार्य के पुत्र और वल्लभाचार्य के पौत्र, उन दोनों लोगों का बड़ा ही सराहनीय प्रयास रहा। गोसाई विठलनाथ आप उनके पुत्र हैं, जिनकी रचना रही श्रृंगार रस मंडन। और यहाँ ब्रजभाषा गद्य मिला किस रूप में? वार्ता साहित्य के रूप में मिला। इनके पुत्र थे गोसाई गोकुलनाथ, जिनकी 2 रचनाएं बहुत चर्चित रही, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। इसी तरह वैकुंठ मणि शुक्ल की अगहन महात्म। क्योंकि हम लोग अभी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसलिए पद्य पर चर्चा करेंगे। गद्य की चर्चा जब हम गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तब करेंगे। इसलिए अभी हमें क्या करना है? पद्य साहित्य का। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग का समय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि भारतेंद्र युग का जो नाम है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। आधुनिक युग के जनक हैं ये, इन्हीं के नाम पर भारतेंद्र युग पड़ा। इनका जन्म 1850 में हुआ था, और ये 7 साल की अवस्था में कविता लिखना शुरू कर दिए थे। शायद इसीलिए इसका जो नामकरण है, जो समय सीमा है, 1857 से 1900 ईस्वी तक मानी गई। भारतेंद्र युग की जो विशेषताएं हैं, हर काल की अपनी विशेषताएं हैं, भारतेंद्र युग की अपनी विशेषताएं हैं। हम इन विशेषताओं को पढ़ेंगे। यद्यपि आपसे प्रश्न कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आधुनिक काल की विशेषताएं क्या हैं, तो आधुनिक काल की विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आप भारतेंद्र युग में से एक आध विशेषता ले लीजिए,
द्विवेदी युग की एक विशेषता ले लीजिए, छायावाद की एक विशेषता ले लीजिए, कोई भी विशेषता अगर आप लिख देंगे तो वो आधुनिक काल की विशेषता मान ली जाती है। लेकिन यदि उसने पूछ लिया कि भारतेंदु की 2 विशेषताएं बताइए, तो वो प्रयोगवाद वाली विशेषता इसमें नहीं लिखी जा सकती है, इसलिए हम इनको अलग अलग कालखंड में पढ़ेंगे। 4-5 विशेषताएं पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएंगे। पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, कविता अपने परिवेश से प्रभावित होती है। जैसा वातावरण देश में होता है, कवि की सोच वैसी निर्मित होती है और वो वैसी ही कविता करता है। सन 1857 आपको पता होगा किस लिए मंगल पांडे ने पहली बार विद्रोह किया था। तो उस समय आजादी की अंगड़ाई के लिए भारत देश मचल उठा था। तो उस समय की जो कविता रही होगी, कहीं न कहीं राष्ट्र की भक्ति, देशभक्ति की भावना अंकुरित हुई होगी। जब भारतेंदु जी बड़े हुए होंगे 1857 से 1900 के बीच 35 साल, लगभग 20 साल के जब रहे होंगे, उस समय भारत में आजादी के लिए हर युवा आजादी पाने के लिए तैयार हो चुका होगा। तो इसलिए उस कालखंड में इन्होंने प्रेरित भी किया अपनी वाणी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, और उस कालखंड की जो भी कविताएं लिखी गई उनमें सब में कैसी भावना मिली? राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना। उस समय अपने यहाँ अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज करते क्या थे? यहाँ का सारा धन, चाहे वो टैक्स के माध्यम से हो, कर के माध्यम से हो, या अपना व्यापार करने के माध्यम से हो, विदेश को ले जाते थे। तो भारतेंदु की कविता, और ये बड़ी चिंता उन्होंने व्यक्त की कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब अति भारी, पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारी। उन्हें बड़ी चिंता है कि इस अंग्रेजी राज में भले ही बड़े ही सुख हैं, बड़ा आनंद है, लेकिन हमारे देश को अंदर अंदर ये सब खोखला किए दे रहे हैं। दूसरी विशेषता ये है समाज की दुर्दशा का चित्रण। क्योंकि अंग्रेजों के इस भयाक्रांत माहौल में समाज की बड़ी दुर्दशा थी, तो इस कालखंड की कविता में समाज की दुर्दशा का चित्रण किया गया। तीसरी विशेषता है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता लगभग हम लोग हर कालखंड में ये देख रहे हैं, चाहे वो आदिकाल रहा हो, वहां भी राष्ट्रीयता थी, वहां भी इस तरीके की श्रृंगारिकता थी। श्रृंगारिकता की भावना का वर्णन मिलता है। चौथी विशेषता है भक्ति भावना। जब जनता निराश होती है तो कहाँ जाएगी? भगवान की शरण में जाती है। उस समय अंग्रेजों का आतंक था, हम सब परेशान थे, तो इस कालखंड की कविता में भक्ति भावना भी प्रचुर मात्रा में मिलती है। भातंग हरिश्चंद्र ने लिखा है एक जगह पर, मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद ललाव रख भानु दुलारी, मेरे तो साधन एक ही हैं। इस तरीके की कविताएं लिखी गई। प्रकृति चित्रण हम आपको बता दिए हैं। जब प्रकृति का चित्रण किया जाए, प्रकृति के माध्यम से संदेश दिया जाए, प्रकृति के माध्यम से बात की जाए, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जाए, तो वो प्रकृति चित्रण कहलाता है। भारतीय युग में भी प्रकृति चित्रण बहुत अच्छा मिलता है कि बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। इस तरीके की कविता के माध्यम से प्रकृति चित्रण किया गया है। अब हम ये जान लेते हैं कि भारतीय युग के प्रमुख कवि कौन हैं। प्रमुख कवियों में सबसे पहले तो हम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का ही नाम रखेंगे। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जिनकी रचना है प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, वेणु गीत गोविंद। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि बहुत कम रचनाएं हैं, और जो रचनाएं आपको पता हैं वो इसमें है ही नहीं। आपको अंधेर नगरी, चौपट राजा, भारत दुर्दशा, ये सब नाम पता है। जानकारी के लिए बता दें, वो गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आएंगी। वो रचनाएं गद्य में हैं। हम अभी पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इसमें केवल काव्य रचनाओं को ही लिया गया है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना है कि रचनाएं बहुत कम हैं। समझ में आई बात? क्योंकि वो रचनाएं किसमें हैं? गद्य में हैं। दूसरे जो प्रमुख कवि हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय। प्रताप नारायण मिश्र आप लोग नाम जानते होंगे, जो ब्राह्मण पत्र का संपादन करते थे। लेकिन यहाँ पर हम किसी पत्रिका की चर्चा नहीं कर रहे हैं।
इसका कारण यह है कि उसकी चर्चा हम गद्य साहित्य के इतिहास में करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रमुख रचना है वो मन की लहर और त्रिपंताम। जगमोहन की रचना का नाम प्रेम संपत लता। राधा कृष्ण दास भारत बारामासा देश दशा राधाचरण गोस्वामी नव भक्तमाल। भक्तमाल नाम की रचना एक नावादास हुए हैं उनकी है, लेकिन आपको याद रखना है कि इस रचना का नाम है नव भक्तमाल। क्या नाम है? नव भक्तमाल। वो क्या है? भक्तमाल। तो नव भक्तमाल की रचनाकार कौन है? राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे द्विवेदी युग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा भारतेंदु युग। ठीक इसी तरह द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो कुछ बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख देते हैं, वो गलत है। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हनुमान जी वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा? जागरण सुधार काल। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या कहा था? पुनर्जागरण काल। क्या कहा था? पुनर्जागरण काल। वहां जागरण था, अब जागरण तो हो गया, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी। सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका का डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सरस्वती पत्रिका सन 1900 में प्रयाग से निकली थी और उस समय इसका संपादन मंडल था, एक व्यक्ति संपादक नहीं था। एक साल बाद सन 1900 से 1901 में बने डॉक्टर श्याम सुंदर दास और 1902 तक उन्होंने काम किया। 1902 के बाद 1903 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी है, द्विवेदी जो युग है 1903 से 1920, जब तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, हिंदी के विकास का वो चरमोत्कर्ष रहा। इस पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने नए कवियों को जन्म ही नहीं दिया, उस तत्कालीन कवि श्रृंखला में कवियों को सजाया, संवारा, उनकी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया, खड़ी बोली को महत्व दिया, खड़ी बोली में पद रचना करना सिखाया। द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को परिमार्जित करने तथा भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने का कार्य किया। एक प्रश्न आपसे ये सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा को व्याकरण सम्मत बनाने का कार्य किसने किया? तो भाषा को जो व्याकरण सम्मत बनाने का कार्य है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आपको ध्यान रखना है। अब द्विवेदी युग की विशेषताएं, आपको अगर द्विवेदी युग की विशेषताएं नहीं भी याद रहेंगी तो दो विशेषताएं सब में तीन कॉमन होती हैं। जैसे राष्ट्रीयता की भावना भारतेंदु युग में भी थी, रीतिकाल में भी थी, तो उसी तरह यहाँ भी राष्ट्रीयता की भावना, यानी कि इस कालखंड की रचनाओं में देश प्रेम की बात कही गई। अब द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं उनमें भी आगे हम नाम लिखाएंगे, लेकिन एक हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। उन्होंने बड़ा साफ साफ लिखा है, जिसको ना निज गौरव, क्या लिखा? जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वाह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ऐसी बातें कही गई। ये राष्ट्रीयता की भावना। इतिवृत्तात्मकता, ध्यान रखना, ये प्रश्न केवल आपसे नहीं, ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? तो इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। तीसरी विशेषता है प्रकृति चित्रण, बता चुके हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। काव्य भाषा में
इसके पहले आप ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा रीतिकाल कहीं खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ है। वहां पर ब्रज भाषा में कविता की गई। एक खड़ी बोली में अयोध्या प्रसाद खत्री हुए, बाद में हम चर्चा करेंगे, उन्होंने खड़ी बोली आंदोलन चलाया था। लेकिन द्विवेदी जी का जो प्रयास रहा वो कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग बड़ा ही सराहनीय प्रयास रहा। सामाजिक समस्याओं का चित्रण प्रत्येक कालखंड की तरह इस काल में भी द्विवेदी जी ने भी अपनी कविताओं में, द्विवेदी जी के काल के कवियों ने अपनी कविताओं में समाज को बड़े करीब से देखा, उसकी संवेदनाओं को समझा और उन संवेदनाओं को अपने काव्य का विषय बनाया, सामाजिक समस्याओं को लिखा। मैथिली शरण गुप्त एक जगह लिखते हैं, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसी तरीके से और एक जगह लिखते हैं, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। अब हम इसके आगे देखेंगे द्विवेदी काल के महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखने वाले, क्या बड़ा योगदान है, खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखने वाले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और वो महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास। क्या नाम है महाकाव्य का, प्रिय प्रवास। चुभते चौपदे चोखे चौपदे, रस कलश वैदेही वनवास। आपको इनकी रचनाओं को ध्यान में रखना है। ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे एक दे दिया रचना वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो बार बार प्रश्न लिखना बहुत अच्छा नहीं है। आप इसी से क्लियर करना है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रस कलश किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास तो बहुत ही पूछी जाती है कि प्रिय प्रवास किस कवि की रचना है, तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं राजदेवी प्रसाद कुंड, स्वदेशी कुंडल, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जो अपनी देश भक्तिपर रचनाओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचना है कृषक, क्रंदन, त्रिशूल, तरंग। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी की मुख्य रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी। क्या है रचनाएं, मिलन। अब आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं लिखिए, आपसे एक रचना का नाम दिया होगा और उसके कवि का नाम पूछा जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी तो प्रत्येक बच्चे को नाम रटा होता है और वो उनकी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा। उसके कारण भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे संसार में वो कविता जानी जाती है और उनका नाम प्रसिद्ध है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। जो अगले महत्वपूर्ण कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। मैथिली शरण गुप्त जो अपनी रचना साकेत के लिए जाने गए। सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय पाथे। क्या है, मौर्य विजय पाथे। वेरी गुड। बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सब थोड़ा ठीक से पढ़िएगा। क्वासी, क्या पढ़ेंगे इसको, क्वासी। अपलक, रश्मि रेखा, हम विस्पाई जन्म के। अब आपसे ये रचना बहुत पूछी जाती है, हम विस्पाई जन्म के रचना के रचनाकार कौन हैं, तो आपको उसमें क्या लिखना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम लगभग भारतवर्ष का प्रत्येक बच्चा जानता है। उनकी एक रचना झांसी रानी की समाधि पर बहुत चर्चित हुई, आप सब जानते होंगे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस तरीके की रचनाओं से चर्चा में आई। इनकी मुख्य रचना का नाम है त्रिधारा मुकुल। क्या नाम है, त्रिधारा मुकुल। वेरी गुड। मैथिली शरण गुप्त, इनका नाम मैं अभी ले चुका हूँ। जयद्रथ वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, ऐसी महान रचनाओं के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त। इस काल के
सबसे अधिक ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं, काव्यकार हैं। भारत भारती में ही उन्होंने लिखा था, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। श्याम नारायण पांडे अपने शौर्य और ओज की वजह से जाने जाते हैं। इनकी रचना हल्दी घाटी और जौहर, हल्दी घाटी और जौहर, आपसे ये रचना बहुत पूछी जाती है, हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो आपको क्या लिखना है? श्याम नारायण पांडे। क्या लिखना है? एक और महत्वपूर्ण कवि हैं दिनकर। दिनकर का पूरा नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका, रसरथी, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा आदि महत्वपूर्ण रचनाओं के रचनाकार दिनकर प्रतिष्ठित एक कवि हैं। इस तरह हम लोग आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले ये सीखे कि आधुनिक काल का नाम, आधुनिक काल किसने दिया, गद्य काल किसने दिया, फिर आधुनिक काल की विशेषताएं, आधुनिक काल का गद्य काल रामचंद्र शुक्ल जी ने क्यों कहा, क्योंकि इस समय से गद्य रचनाओं का सूत्रपात हुआ। लेकिन हम उनको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम उनको पढ़ेंगे जब हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे तब। अभी हमें केवल काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है। तो इसके कालक्रम के हिसाब से सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारतेंदु युग, भारतेंदु के कवियों को जाना, भारतेंदु की विशेषताओं को जाना, फिर यानी द्विवेदी युग, द्विवेदी युग के कवियों को जाना, द्विवेदी युग की विशेषताओं को जाना। कल हम लोग पढ़ेंगे छायावाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।